बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम आज का जो है वो कल जो एक इंटरव्यू हुआ है जनाब बशीर मेमन साहब का, जो साबिक DG FIA थे, और उनके इंकशाफात, बयानात और इल्जामात, जिसका कि सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा, जो कि उन्होंने वजीर आजम के ऑफिस और उनके जो काबीना के अरकान, जिसमें फिरोग नसीम साहब वजीर कानून और शहजाद अकबर साहब जो बल्कि मुशीर दाखिला के वजीर भी वजीर मुमलकत के बराबर उनका ओहदा है, उनके ऊपर उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए और उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर बाकायदा दबाव डाला गया। जस्टिस काजी फायज ईसा और उसके साथ साथ जो दीगर अरकान थे उनके हवाले से PMLN की लीडरशिप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ जो रहनुमा हैं उनके ऊपर मुकदमात दर्ज करने के हवाले से बहुत संगीन इल्जामात थे। मसलन जस्टिस काजी फायजा के हवाले से उनसे ये कहा गया कि आप FBR के साथ मिलकर कुछ मुकदमात बनाएं, जिसपे उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला है, उनकी जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आता, और उन्होंने इनकार कर दिया। इसके साथ साथ जो दीगर मामला थे, मसलन एक मकाम पे वो कहते हैं कि सऊदी फरमा रवा जिस तरह से लोगों को अंदर डाल रहे हैं, जेल के अंदर कर रहे हैं, इस तरह से आप भी ये करना शुरू कर दें। और जिसके जवाब में बशीर मेमन साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने वजीर आजम की टीम को रिफ्यूज किया कि वो इस तरह के मामला जो है वो नहीं देख सकते। अब ये जितने भी मामला जो है ये इतने संगीन नौयत के मामलात हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपोजिशन की सारी जमातें हुकूमत के ऊपर ये एतराज कर रही हैं कि उन्होंने एहतसाब को इंतकाम का जरिया बनाया है। आज इस मामले के ऊपर फिरोग नसीम साहब ने तरदीद की है, बाकायदा उन्होंने ट्वीट्स किए और ये कहा है कि उन्होंने बशीर मेमन साहब को कभी तलब नहीं किया, कभी नहीं बुलाया, मुकम्मल तौर पर उन्होंने इसकी तरदीद कर दी। दूसरी तरफ शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने एक नोटिस भिजवाया, लीगल नोटिस बशीर मेमन साहब को, और ये कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर जवाब दें, अदरवाइज उनको जो है वो 50 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस जो है वो दिया जाएगा। इसके ऊपर हमने जाहिर है कि इल्जामात के हवाले से हकायक और फिर क्या अब जवाब देंगे नहीं देंगे बशीर मेमन साहब से राब्ता किया, उनसे ही हम पूछते हैं कि क्या जितने भी इल्जामात हैं जो कि बहुत संगीन हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और क्या उनके पास भी सबूत मौजूद है या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं बशीर मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही थी कि इस वक्त जो आपने कल इंकशाफात किए हैं और बयानात दिए हैं, इल्जामात की लगाए हैं, जाहिर है उसके बाद एक भौंचाल सा आ गया है। फिरोग नसीम साहब ने तरदीद कर दी है, शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि इस बारे में उनके पास अगर आपके इल्जामात दुरुस्त नहीं है लिहाजा आपको माफी मांगनी चाहिए, 15 दिन के अंदर जवाब देना चाहिए, इल्जामात वापस लेना चाहिए, वरना आप फिर जाने के लिए तैयार हैं। तो क्या कहेंगे, आपके पास सबूत मौजूद हैं या आप लीगल नोटिस का जवाब देंगे? क्या आपका रद्दमल क्या है? आप मुझे सिर्फ ये कहना था कि ये कोई ऐसी सीक्रेट था जो मैंने सीक्रेट आउट किया है, इसलिए सबको इर्द गिर्द सब रेस को बंदे को पता है। अच्छा, कोई लीगल नोटिस आएगा उसको मुझे पता है, मैं रिस्पॉन्ड भी करूंगा इंशाल्लाह ताला। और मैं एक चीज, उनका हो सकता है किसी का कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा हो सकता है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। 62 ईयर्स के एज में मेरा क्या एजेंडा हो सकता है? अभी मैं नौकरी मैं नहीं कर सकता, बहुत जाहिर है तैयारी कर रहा हूँ, अपनी जमींदारा कर रहा हूँ, देखो मेरा 3 किस्तों से है, और वही काम कर रहा हूँ जो मेरे वालिद और दादा भी करते रहे। बाकी जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि 50 करोड़ पे हट जाने का, वो जब आएगा तो इंशाल्लाह जवाब भी देंगे और कोर्ट इंक्वायरी के लिए। तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो उस इंटरव्यू में भी कहा था कि रिक्वेस्ट की थी कि मेहरबानी करके कोई इंक्वायरी कर ले, ये जो मैंने नाम लिए हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं, हमारे दुनिया को पता है, सबके सामने की बातें हैं। ये तो वो बातें हैं जो जलसे आम में भी नाम लेते रहे जाते रहे हैं। बशीर साहब, जैसे आपने खुद कहा कि आप खुद इंक्वायरी के लिए कह रहे हैं, बड़ी बात है, लेकिन इससे पहले जो आपने बातें की हैं वो इससे भी ज्यादा बड़ी और संगीन है। आप समझते हैं कि इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और क्या आपके पास सबूत हैं? मसलन वजीर आजम की टीम ने जो कुछ आपके से कहा उसको साबित करने के लिए वो तमाम वर्बल था, वो जुबानी तौर पर था, या आपके पास वाकई कोई सबूत मौजूद हैं अपने इस दलील को या अपनी इस बात को साबित करने के लिए? मैं पुलिस ऑफिसर, मुझे पता है कि ये चीजें साबित करने का टाइम आया, तो मुझे पता है कि हाउ टू प्रूव दैट।
माइट भी मेरे पास कुछ चीजें पड़ी हुई है, माइट भी मैं कुछ चीजों को बता दूं कि फला जगह पे फला चीज इस तरह से मिल जाएगी 2 मिनट में। मैं पुलिस अफसर हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, और मैं मतलब कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा जो कि सब्सटेंशिएट नहीं हो सकती। और जुडिशियल कमीशन की जहां तक बात है, मैं जाहिर है मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं रिक्वेस्ट करूं। मैंने कहा था कि अगर होगा तो मैं चाहूंगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जाहिर है जो काजी फायजीसा केस था जिसका कि अभी फैसला भी हुआ और बहुत बड़ा फैसला हुआ, उस पे हुकूमत ने एफआईए के ऊपर दबाव डाला, आपसे दस्तावेजी आपके से जो सबूत सफरी दस्तावेजात थी उसके हवाले से भी बात की गई, तो फिर वो उन्होंने कैसे हासिल की उसके बाद, क्योंकि आपने रिफ्यूज कर दिया था, वो तो आई उनके पास, तो वो कहां से आई फिर उसके बाद दस्तावेजात? मैं आपको बताऊं, इस केस के साथ मैं रिलेटेड था को 3-4 घंटे के लिए मुझे बुलाया गया, ये हो गया, फिर मैं गया तो मैंने कहा सॉरी, बस खत्म। मैं तो समझा ये कुछ करेंगे ही नहीं। देखिए मेरा अपना ओपिनियन है, और जो कि मेरे बाद में मेरी टीम ने भी सब्सटेंशिएट किया कि बिल्कुल आपका कहना सही था। तो अब जाहिर है मतलब मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब वाला केस उन्होंने कैसे किया कैसे नहीं किया ये मुझे नहीं पता, कहाँ से किया कहाँ से नहीं किया, जाहिर है बिहार ने किया और वो वही से चली होगी चीजें और वही से मन बना के गई होंगी। जाहिर है जो मतलब तरीकेकार है समरी बना के, मुझे नहीं पता, मतलब सिर्फ मुझे पता नहीं है तो मेरे लिए मुनासिब ये हो कि मैं उस पर कोई कमेंट ना करूं। बशीर साहब, आपने जैसे खुद कहा कि बहुत सारे बाद में आने वाले वाकयात जो थे उसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक भी उस वाकयात ने कर दी, लेकिन आरिफ नकवी वाले मामलात के ऊपर आपने कहा कि वजीर आजम ने उनको रोका कि उनके दोस्त हैं लिहाजा उसको कार्रवाई उस पर नहीं करनी। कल आप उस वक्त जब रोका, आपके पास इतना बड़ा केस था, आप खुद उसके ऊपर कोई इनिशिएटिव ले सकते थे, वजीर आजम ने आपको वर्बली रोका, अगर वैसे रोका तो सबूत है आपके पास कोई? देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, ये वो चीजें हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब पब्लिकली भी कहते रहे हैं, मुझे अकेले में थोड़ी कहा है, सिर्फ ये सेक्रेटरी साहबान की मीटिंग से भी, और उन्होंने ये भी बताया मुझे, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि यार ये मेरा दोस्त है पुराना, और रियाम खान साहबा ने अपनी किताब में लिखा है, मैं अकेला थोड़ी कह रहा हूँ, ये दुनिया को पता है, ये सारे कहते हैं और खुद भी कहते हैं, खुद भी मानते हैं, खुद भी मानते हैं और पब्लिकली मानते हैं। वो कोई इसमें तो आप भी फूट करके आप पूछ रहे। और आरिफ नकवी ने हेथरो एयरपोर्ट पे अरेस्ट होते हुए 2 बंदों के नाम और टेलीफोन नंबर दिए, तो वो आपको पता हो, आप पता कर ले। तो मेरा इसमें कहाँ से आ गया, कहा हेथरो एयरपोर्ट, कहा आरिफ नकवी, कहा इलेक्ट्रिक, मुझसे नाराज होने वाली बात मैंने यही तो बात मैंने की थी। मैंने कहा पैसे खा गया आरिफ नकवी, पैसे गए हैं सुई सदरन गैस की, आप नाराज एफआईए पे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आती। एक के पैसे खा गया उसको परेशान होना चाहिए, उसको शर्मिंदा होना चाहिए, जिसके खा गया उसको परेशान होना चाहिए, हमें क्यों आप परेशान करें खाम लेने। तो उनका नहीं वो मेरा दोस्त है, जी आपका दोस्त है तो मैं क्यों, हमारा क्या कसूर है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर टेम्परेरी है, मेरा स्टेट परमानेंट है, मेरा स्टेट परमानेंट है, मेरा एफआईए परमानेंट है, मेरा पुलिस परमानेंट है, मेरा फौज परमानेंट है, मेरे ये इदारे परमानेंट है। प्राइम मिनिस्टर आते जाते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस परमानेंट है। ये प्रायोरिटी थोड़ी चेंज होती है, कानून की प्रायोरिटी एक ही रहती है, 1947 से वही है जो आज है। एक मतलब लिखा गया 73 का आइन वही है तो वही का वही है। हाँ उसका अमेंडमेंट कर दे तो उसकी मर्जी है, पार्लियामेंट की मर्जी है। एनीवेज मैं ये आरिफ नकवी साहब वाली बात है, ये तो हेथरो एयरपोर्ट में मैंने थोड़ी कहा था आरिफ नकवी अपना इसका नंबर दे दूंगा, तो ये रास्ता उधर से साबित नहीं हो रहा है, मेरी एक ही स्टेटमेंट है जिसकी वजह साबित हो रहा है। आप देखिए ना। अच्छा बशीर मेमन साहब, अब बहुत सारे लोग ज़ाहिर है आपके जो तनकीद करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि आप कानून लीग के लिए नरम गोशा है, आपने जरदारी साहब के खिलाफ केसेस भी बनाए थे और ज़ाहिर है कि इसको सियासी रंग भी अब दिया जाएगा और दिया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक तरह से ये एक सवाल तो उठाया जा रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि जरदारी साहब वाले केसेस तो पुराने बने हुए थे पहले के, वो हमने बनाए, उसके बाद हम बनाते रहे, मतलब अभी वो चल ही रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन के तहत हो रहे थे, फिर उसके बाद न्याय को केस ट्रांसफर हो गया हमारे पास जो रहे केसेस। अच्छा फिर उसके बाद
اب आ जाए उसके बाद इसके ऊपर PMLN के ऊपर PMLN का मेरा कोई राबिता तो साबित हो, कोई मेरा नॉलेज तो कोई साबित हो, मुझे तो वो जानते भी नहीं है। हाँ, ये जितनी गालियां मुझे दे रहे हैं, मैं फ्री सिटीजन हूँ पाकिस्तान का, मैं फ्री सिटीजन हूँ पाकिस्तान का। अच्छा, और दूसरी एक और वजीदारी की बात बताऊँ, ये मुझे नहीं पता कि वो मतलब पता नहीं चाहिए नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, मेरा छोटा भाई जो इलेक्शन लड़ा था 2018 में, वो GDA के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, और जिसका अभी भी GDA के जो है वो सपोर्ट करते हैं नेशनल असेंबली और प्रोविंस असेंबली में PTI को। GDA की तरफ से वो खड़ा हुआ था, एक तरह से वो PTI का कैंडिडेट था 2018 में। ठीक। तो मैं क्यों खिलाफ होगा PTI के? मुझे नहीं समझ आती, मुझे नहीं समझ आती। उसने 35-36 वोट लिए थे। अभी भी आप चली जाइए, नसीर और निमन PS 43 इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे पड़ा हुआ, तो कोई ऐसा बताए। दूसरा अच्छा, ये बताइएगा कि अब जाहिर है कि आपके ऊपर प्रेशर तो आ रहा है बहुत, आपके सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, तो क्या आपको धमकियां आ रही हैं या कोई प्रेशर आया है या कोई तहफ्फुज की जरूरत है? मैं आपको एक अर्ज करूं, मुझे ना कभी पहले जरूरत थी ना अब जरूरत है किसी भी धमकी और किसी भी जान से खतरे की। मैं ड्रामेबाजी का आदी नहीं हूँ, मेरे को सुकून से अपने गांव में रहता हूँ, ना मैं डरता हूँ, ना मैं मतलब कोई किसी से कोई घबराता हूँ। घबराता सिर्फ डरता मेरे अल्लाह से, मदीने वाली सरकार का साया है मुझ पर, अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा करम है मुझ पर। मैं अपने गांव में रह रहा हूँ और आराम से यहाँ पे सुकून से घूम सकता हूँ। सेल्फ आइसोलेशन में आजकल थोड़ा सा जाहिर है कोविड की वजह से आदमी के हाँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आई। अच्छा, PMLN की तरफ नरम गोशात, तो मुझे तो बिल्कुल ये बात, अच्छा मुझे कोई तो हो ना कि क्या करूंगा। अगर PMLN 2023 में आएगी तो उस वक्त मेरी ऊपर 65 साल, वो क्या मुझे एज भी लगा देगी फिर से? पता नहीं हो सकता मैं चलने की पोजीशन में होता 65 साल की उम्र में या नहीं होता, और हो सकता है मुझे पता भी नहीं है 65 साल की उम्र में आप कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे नहीं होते, आप किस तरह फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और फिर पता नहीं आते, पावर में नहीं आते, पता नहीं क्यों क्या पोजीशन होती है, पता नहीं क्या होती है क्या नहीं होती। और मैं हूँ ही पोलिटिकल आदमी, मैंने बताया मेरा छोटा भाई है जी, मेरा छोटा भाई है, हमारा भाई का हुआ वहां से वो खड़ा हुआ था, वो खड़ा ही एक तरह मुस्लिम फंक्शनल की तरफ से, और मुस्लिम फंक्शनल का प्रेसिडेंट है अपने डिस्ट्रिक्ट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर मेमन साहब हमसे बात कर रहे थे और वक्त दिया हमें। उन्होंने साफ कहा कि इंक्वायरी और कमीशन में जाने के लिए तैयार हैं, पुलिस ऑफिसर रहे हैं, उनके पास पूरे सबूत भी मौजूद हैं। अब इस मामले के ऊपर तहकीकात होंगी या नहीं होंगी, वजीर आजम जुडिशल कमीशन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं, इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह के तर्जुमान जनाब मोहम्मद जुबैर साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं, बहुत उनको मुबारक भी, क्योंकि सेनेटर बनने के बाद पहली बार शो पे आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका भी। सबसे पहले तो अब चौधरी साहब आपसे ही जवाब लेते हैं, क्योंकि अब जो उन्होंने इल्जामात लगा दिए, काफी बड़े बड़े इल्जामात लगाए हैं, जुडिशल कमीशन का वो कह रहे हैं, इंक्वायरी का कह रहे हैं, सबूतों का कह रहे हैं, दस्तावेजी सबूतों का कह रहे हैं, तो आपके ख्याल में जुडिशल कमीशन नहीं बनना चाहिए अब? जी बहुत शुक्रिया आसमान। पहली गुजारिश तो यह है कि मैं बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं जानता इस केस की, लेकिन जितनी गुफ्तगू उन्होंने यहाँ पे की है वो मैंने कोशिश की है समझने की, और कुछ मैंने मीडिया से जो बाकी लर्न किया है, या मुझे याद पड़ता है कि 2019 में इसी तरह एक टॉक शो के अंदर इसी तरह की बातें जो थीं उस वक्त भी की गई थी, और फिर खामोशी छा गई थी। फिर एक मर्तबा ये एक और साफी ने इंटरव्यू किया, और अब ये तीसरा मौका है कि ये चीजें उन्होंने खुद आके तो बाहर कही हैं। मैं तो पहली जिम्मेदारी उनकी ये समझता था कि जब वो आज से साल 1.5 साल पहले तक खुद उस जिम्मेदारी के ऊपर थे और उस वक्त वो कोई दबाव महसूस कर रहे थे, तो क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती थी
कि उसी वक्त वो प्रोटेस्ट करते, उसी वक्त वो अपने यानी छोड़ देते काम करना। ये 1.5 बरस या 1.25 बरस इस बात का इंतजार उन्होंने क्यों किया, और इस पे खफा होके कि उन्हें 15 दिन पहले यानी वहां से हटा दिया गया, रिजाइन किया था सर ये सारी बातें जी वही ना 15 दिन पहले किया रिजाइन, उन्हें पता वहां से हटा। फिर ये इस्तेहकाक नहीं है मुकर्रर करने वाले का कि वो जिस ऑफिसर को चाहे जहां से हटा दे, जहां से लगा दे। पहली बात तो मुझे उनकी ये समझ आती है। फिर मुझे ये रेटोरिक क्यों लगता है, उन्होंने आपके सामने रेहाम खान साहब की किताब का जिक्र किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ठोस चीज जो वो शवाहिद कह रहे हैं उनको कल के प्रोग्राम में या कम से कम आज के आपके प्रोग्राम में तैयारी करके आते तो बताते कि शवाहिद क्या है, तो वो शवाहिद भी कौम के सामने आ जाते। यानी इतनी बातचीत तो उन्होंने कर दी, लेकिन कोई एक भी यानी फिक्रा ये नहीं कहा। अगर आप जिन लोगों के साथ उनका मामला था उसमें दो ने तो वाज़े तौर पे यानी फरोग नसीम साहब ने डिनाई कर दिया। जी, शहजाद अकबर साहब ने भी हर्जाना भेजा, शहजाद अकबर साहब ने लीगल नोटिस भेजा है, लेकिन शहजाद अकबर साहब ने इसका तो सबसे अच्छा एक लीगल नोटिस सर्व कर बिल्कुल, तो अच्छा तो यही हो कि आप लोग इंक्वायरी कमेटी बिठा देना। जितना हाइप इसको दे रही हैं, इसकी कोई जरूरत है जब तक कि वो कोई शवाहिद सामने ना ले। ठीक बात। फिर आखिरी बात मैं कहता हूं, फिर आप आगे चले जाइए कि 2 बरस तक तो एक यानी कानूनी न सही तो अखलाकी पाबंदी है कि आप जो भी सर्विस में कर चुके हों उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करें। ठीक, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी दर्जे की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी पूरी की है। अच्छा जुबैर साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि शहजाद अकबर साहब ने भी तरदीद कर दी और फिरोग नसीम साहब ने भी तरदीद कर दी, हिचकिचाहट होनी चाहिए इंक्वायरी कमेटी के ऊपर है, और अगर है तो क्यों है, क्यों इसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनना चाहिए? चौधरी साहब ने कहा कि उन्होंने अपने ही इल्जामात जो हैं उनके पास उनके अगर सबूत थे तो वो कहीं चले जाते, कोई बात कर लेते, उनको हटाया गया था जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये सारे इल्जामात आयद किए। पहली बात तो ये कि हम यहाँ बशीर मेमन साहब को डिफेंड नहीं कर रहे, उन्होंने जो बातें की हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। तो ना उनकी क्रेडिबिलिटी को हम चैलेंज कर रहे हैं, ना उनकी इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहे हैं, बट जो इम्पोर्टेंट चीज है, और इजाज चौधरी साहब से मैं कहूंगा, मुआजिजाना रिक्वेस्ट करूंगा, वो एक अच्छे शरीफ आदमी हैं कि ये इतना बड़ा तहलका अगर किसी मुल्क में हो तो उसकी एक इंक्वायरी बनती है। दूसरी बात यह है वो क्यों बनती है इंक्वायरी, ये कोई सिर्फ इल्जामात एक तरफ से नहीं आ रहे, उसको अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो वो सब वाकयात हुए। जस्टिस फायज ईसा का रेफरेंस बना, मतलब वो जो बात कर रहे हैं कि जो बनाने की कोशिश कर रहे थे सारे मिलके, तो लॉ मिनिस्टर फरूक नसीम, शहजाद अकबर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सारे इन्वॉल्व थे ना, तब जाके तो रेफरेंस आगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में गया। तो या तो ये होता कि वो बना ही नहीं था रेफरेंस, या तो ये होता कि मरियम नवाज जेल में बंद ही नहीं हुई हैं, या तो ये होता कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और ये इन पर केसेस बने ही नहीं है। तो बात होती कि जी ये तो पता नहीं कहां से बात कर रहे हैं। सो जो उन्होंने कहा और जिस वक्त का इशारा दिया है, तो उसके बाद वो वाकयात तो सब हुए हैं ना। तो आप ये तो नहीं कह सकते। और जस्टिस फायज ईसा का जो वाकया है, इजाज चौधरी साहब, बहुत आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ स्मॉल मैटर। सिटिंग एक जज के खिलाफ जो बनता ही नहीं था, प्रेसिडेंट ने अपना माइंड इस्तेमाल नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिछले जब जून में फैसला आया, वो ये भी कहा कि बदनीयती पर मबनी था। एक अगर केस था, किसी का भी हो सकता है, मेरे खिलाफ भी हो सकता है, आपके खिलाफ भी हो सकता है, किसी के खिलाफ भी हो सकता है, सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ भी किसी को कंसर्न हो सकता है। अगर वो केस है टैक्स अवॉइडेंस का, तो प्रेसिडेंट शुड हैव रेफर्ड द मैटर टू एफबीआई or the prime minister should have referred to. Why everyone was ganging up to make a reference. मुझे आप ये बताएं ना कि अगर ये था कि जी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, उनकी वाइफ ने जी या उनके बच्चों ने, तो ये किसका केस है? ये एफबीआई का केस है। क्या एफबीआई की रिपोर्ट साथ लगी हुई थी जब प्रेसिडेंट ने रेफरेंस दिया? नो।
क्या प्रेसिडेंट ने पूछा, क्या प्राइम मिनिस्टर ने एफबीआर से पूछा कि आपका क्या मौकिफ है? नो, दे डिड नॉट आस्क। तो ये वाकयात तो हुए ना, गैंग अप तो हुए सारी एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी उसमें इन्वॉल्व थे, जाहिर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। तो जो उन्होंने नाम दिए वो तो उन्होंने सारा रोल प्ले किया है। और फिर प्राइम मिनिस्टर का माइंडसेट तो है ही ये, वो 10 दफा कह चुके हैं कि जी चाइना में 5000 बंदों को टांग दिया था, इसलिए करप्शन खत्म होगी। मैं यहां नहीं कर सकता। उस सऊदी अरेबिया की एग्जांपल दे सकते हैं जो ये बशीर मेमन साहब ने दी है। अब ये मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं जरूर ये पूछूंगी कि अगर ऐसा है तो प्राइम मिनिस्टर ने शुगर कमीशन भी बनाया, उसके ऊपर भी इंक्वायरी बिठा दी, फिर उसके सरबराह को भी बहरहाल कर बरतरफ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इस मामले के ऊपर क्या वो कोई इंक्वायरी बिठाएंगे और क्यों नहीं बिठानी चाहिए? ये बहुत बड़ा मामला है। और फिर सदारती रेफरेंस के ऊपर भी बात करेंगे और NA 249 पे भी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी साहब, अब जो सवाल पूछा जा रहा है वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले शुगर का मामला हुआ, उन्होंने कमीशन बना दिया, उन्होंने उन्होंने इंक्वायरी बिठा दी। क्या अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस मामले के ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठाएंगे? क्योंकि ये तो डायरेक्टली पाकिस्तान के आइन कानून और बहुत सारे और एहतसाब के निजाम के साथ जुड़ी हुई बातें हैं और एतराजात हैं और इंकशाफात हैं। आसमा, एक दो गुजारिशात कर लूं, फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। जी, पहली बात तो ये कि आपने सुना बशीर मेमन साहब को गुफ्तगू करते हुए, तो उन्होंने ये बात कही कि मेरा फाइज ईसा केस के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं है। ये जरा ज़हन में रहे ना, जब हम उनको तो डिफेंड नहीं कर रहे लेकिन उनकी बातों को क्रेडिबल समझ रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो फाइज ईसा केस है अभी उसकी तफसीलात आना बाकी हैं। जो भी वज़ाहिर एक यानी अक्सरियती फैसला इत्तफाक राय से नहीं है, और उसमें जब इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस की दलाइल सामने आएंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा, लेकिन सुनने वालों को, समझने वालों को बहुत सारी बातें समझ आएंगी। मैं सिर्फ एक यानी चूंकि पाकिस्तान के बड़े सीनियर वो लीडिंग लॉयर हैं और सीनियर पॉलिटिशियन हैं एतजाज हसन साहब, उन्होंने एक तबसरा सिर्फ ये किया है कि आज के बाद जजेस के लिए बिल्कुल इम्यूनिटी हासिल हो गई, न FBI उन्हें पूछ सकती है, न FIA उन्हें पूछ सकती है। चुनाचे सियासतदानों को पूछ सकती है, जर्नलिस्ट को पूछ सकती है और अदारों को पूछ सकती है, लेकिन जज काबिले यानी एहतसाब या सवाल नहीं अब रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो जो सदर ममलिकत ने यानी रेफरेंस भेजा उसकी बहरहाल बुनियादें मौजूद हैं और उसको तस्लीम नहीं किया गया, अलग बात है, लेकिन उस केस के हवाले से तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं। दूसरी, जब तक बशीर मेमन साहब कोई ऐसे दलाइल के साथ सामने नहीं आते, शवाहिद के साथ सामने नहीं आते, मैं इसे एक रेटोरिक समझूंगा और इसका कोई फायदा नहीं है। कोई नाराज ब्यूरोक्रेट उठ के कुछ भी बात शुरू कर सकता है, उसको साल डेढ़ साल पहले जो इकदामात करने चाहिए थे वो तो उस वक्त उसने नहीं किए और वो तबसरे अब फारिग होके कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपने ये कहा कि क्या इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए या कमीशन नहीं बनना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो सोचने वाले हैं यकीनन सोच रहे होंगे। दो तो मैंने आपको बताया कि काबीना के अरकान है इसके ऊपर कमेंट कर चुके हैं। अगर कोई ऐसी सूरत होगी तो एक आध दिन के अंदर आपके सामने आ जाएगी। मैं ना इसकी तायीद करता हूं ना तरदीद करता हूं, क्योंकि अभी इस मसले को मैच्योर होना एक आध दिन और लगेगा, आपके सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इमरान खान चीनी के ऊपर, आटे के ऊपर, बिजली के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर इंसाफ और एहतसाब को लागू कर सकता है तो अपने ऊपर भी एहतसाब को वो लागू कर सकता है। लेकिन सदारती रेफरेंस पे तो सर हुकूमत को बड़ी हजीमत का सामना करना है। 2.5 बरस के अंदर एक वजीर आजम को देखा और कम से कम 40 साल मैंने वज़ीर आजम को और सरबराहान हुकूमत को देखा है।
बड़ा फर्क है इमरान खान और दूसरे लोगों अच्छा, के अब अंदर। जुबैर साहब, अब नहीं करेगा। जुबैर साहब, इसका मतलब तो ये है कि जाहिर है कि अब हुकूमत इसके ऊपर जाहिर है इंक्वायरी नहीं बिठाएगी, लेकिन दूसरी तरफ सदारती रेफरेंस का मामला भी है। एतजाज साहब का भी कमेंट आपने सुना जो उन्होंने दिया है, क्या वाकई इसको इस नजर से भी देखना चाहिए कि इसके बाद एहतसाब नहीं हो सकेगा, या सदारती रेफरेंस के बाद हुकूमत बिल्कुल गलत है जी, हुकूमत को खिफत का सामना है, क्या करना चाहिए? देखें उसके बाद आसमा मैंने 10 लॉ एक्सपर्ट्स को देखा है, रशीद रिजवी को, सलमान राजा को, बहुत से दूसरों को। उन्होंने जो फैसला ये इस केस का सुनाया है, ये कैसे हो सकता है कि उनसे तहकीकात नहीं हो सकती किसी जज से, या तो उसको मुस्तस्ना कर दिया गया है किसी कानून के तहत। बात यह है कि क्या एक जज जो है या उसकी फैमिली टैक्स रिटर्न्स नहीं भरेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट नहीं अपने इशू करेंगे और एफबीआर को फाइल नहीं करेंगे जिस तरह बाकी सब करते हैं? और क्या एफबीआर उनको क्या इंक्वायर नहीं कर सकता? यहाँ मेरा ख्याल है एजाज चौधरी साहब इतने अच्छे समझदार हैं कि वो खुद से ही रिसर्च करके देख लें कि एक अगर मसला किसी का आता है कि उसके कोई फॉरेन एसेट्स हैं जो डिक्लेयर नहीं है, क्या उसका सदारती रेफरेंस होना चाहिए? क्या एफबीआर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है कि उनको तमाम तहकीकात करनी चाहिए? और क्या रेफरेंस भेजने से पहले ये यूज नहीं करना चाहिए था? एतजाज अहसन विल से एनीथिंग जो कि पीटीआई को फेवर करती है। मैं तो उनको कहता हूं बिल्कुल कि वो पीटीआई ज्वाइन कर लें। खाम खा वो पीपल्स पार्टी में वो थोड़े से 2-4 नुक्ते होते हैं जब पीपल्स पार्टी अटैक करती है पीएमएलएन पर, तो वो उस वक्त उनको पसंद आते हैं। हिज पॉलिटिक्स रिवॉल्व्स अराउंड एंटी पीएमएलएन, बट उनका अपना व्यू हो सकता है। 10 दूसरे लॉयर्स का बिल्कुल डिफरेंट व्यू है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने कहा वो कहते हैं शवाहिद दिए, मैं एक सिर्फ आसमा बता दूं कि वाटरगेट स्कैंडल जिसके बेसिस पर रिचर्ड निक्सन एज प्रेसिडेंट वो उन्होंने बिल्कुल स्वीप कर दिए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1972 में, और उसके बाद पता चला कि जी वाटरगेट में वो कुछ हुआ था। हाँ, वाटरगेट स्कैंडल के तौर पर जो मशहूर हुआ, जी। उसमें सिर्फ रिपोर्टर्स ने जिक्र किया था ब्रेक की थी कि ये हुआ है, जी हाँ, और उसके बाद सारी फिर टेलीफोन इन्वेस्टिगेशन टैपिंग करानी की थी। पड़ी थी। सर, तो टेलीफोन आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे ही नहीं, हाँ। क्योंकि सब पहले एविडेंस आए। अब ये एविडेंस नहीं, मैं इतना बड़ा बिल्कुल जुबैर चार्ज साहब, लगाया, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री पर लगाया है। ठीक, मैं जुबैर साहब ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद चौधरी साहब से ये पूछेंगे कि क्या ये पाकिस्तान का वाटरगेट स्कैंडल बन सकता है या नहीं बन सकता, और उसके बाद 249 का कल इलेक्शन भी है, उसके ऊपर भी जरूर पूछेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी साहब, अब चूंकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है तो एक तो काजी फायजीसा का जो रेफरेंस है उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को काफी खिफत का सामना है। कल रजा रब्बानी साहब ने मुतालबा भी किया है कि सदर मुमलिकत जो है वो रिजाइन कर जाएं इसके ऊपर। आगे जाके भी ये मामला बढ़ सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, तो क्या आपके ख्याल में हुकूमत को इसके ऊपर कोई जवाब देना चाहिए, कोई बात करनी चाहिए? रेफरेंस के ऊपर तो बहुत एतराजात उठाए जा रहे हैं। देखिए आसमा, मेरी जितनी मालूमात हैं या जितना मैं समझता हूँ, सदूर जो हैं हमेशा से रेफरेंसेस दाखिल करते रहे। इसी तरह ये रेफरेंस दाखिल किया गया, इस पे सदर से इस्तीफा डिमांड करना मेरी यानी कल मुझे मालूम हुआ, ये बात मेरी तो समझ में नहीं आया। हालांकि मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि फैसला 4-6 का है, वो ये नहीं है कि इत्तफाक राय से एक ही तरफ सारी बात चली गई है। दूसरी बात एक मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे वैसे कोई जाती एतराज नहीं है, अगर कोई इसके ऊपर भी कमीशन बनना चाहता है तो बन जाए। यानी वो एक कानून के वजीर हैं, दूसरे मशीर हैं हमारे, वो इसके ऊपर बेहतर जवाब दे सकेंगे। लेकिन वो दोनों वैसे पीटीआई से तो नहीं है, मतलब चौधरी साहब लेकिन हुकूमत से तो है ना, हुकूमत से है। हाँ, हाँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है ना जी। हाँ, इसलिए मैं समझता हूं कि वही इसके ऊपर बेहतर जवाब दे सकेंगे। एक बात मैं आपसे सिर्फ याद दिलाने की हद तक, यहाँ पर एक सज्जाद अली शाह साहब वाला बहुत बड़ा वाकया जुडिशरी का हुआ। एक वजीर आजम थे उस वक्त, एक वाकया उस वक्त हुआ जो वो एक तारीखी टेलीफोन टेप है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक क्यूम ख्याल न किसी ने डिमांड किया उसके ऊपर, न कोई केस बना, न कोई उसके ऊपर कमीशन बना, न कोई वाटरगेट बना। इसलिए मैं समझता हूं कि चीजों को उनके पर्सपेक्टिव में देखना और इस तरह करना कि लेट ये मेमन साहब कम अप विद सम सब्सटेंशियल
थिंग्स, उसके बाद आप उसके ऊपर कमीशन बना लें और अच्छा, बन जाए। ठीक। अगर महज अगर एक रेटोरिक के ऊपर आप कमीशन बनाने शुरू कर देंगे तो मैं नहीं समझता कि हर चौथे दिन कोई एसपी बोल लेगा, कोई डीसी बात करना शुरू कर देगा, तो कितने आप कमीशन बनाए अच्छा करेंगे? अच्छा, अब जुबैर साहब, आप चूंकि ये जाहिर है कि कमीशन तो इस वक्त गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, सदारती रेफरेंस के ऊपर भी कुछ नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी ने भी मुतालबा किया, शायद आपकी तरफ से भी मुतालबात आए हैं, तो अब क्या आपको लगता है ये हॉन्ट करेगा गवर्नमेंट को ये केस? क्योंकि आज मरियम बीबी ने कहा भूलने नहीं देंगे हम बशीर मेमन के इल्जाम। नहीं, हम नहीं भूलने देंगे। और मैं एजाज चौधरी साहब की याददाश्त करवा दूं, जो वो सुप्रीम कोर्ट में अटैक का मामला था, उस पर पूरा केस हुआ था और बीच में मार्शल लॉ लग गया था, और मार्शल लॉ लगने के बाद जब अटक जेल में थे मियां नवाज शरीफ, फैसला इरशाद हसन खान चीफ जस्टिस की सरबराही में आया था और उसमें बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और जो भी जिम्मेदारान थे उनको बिल्कुल क्लीन चिट दी गई थी मार्शल लॉ पीरियड में। सो आप ये जो कह रहे हैं, दूसरी चीज जो आपने जिक्र किया था उस टेलीफोन कॉल का, उस मार्शल लॉ ने क्लीन मार्शल लॉ की वजह से, मार्शल लॉ तो हमारा कंट्रोल नहीं था ना। मार्शल लॉ दूसरी बात जो आपने कहा जस्टिस का हमेशा सुन तो लें मार्शल लॉ ने नहीं, कोर्ट ने। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा जस्टिस कयूम, मैं मोहम्मद जुबैर यहां बैठ के ये 10 दफा कह चुका हूं टीवी पे कि वो हमने गलत किया था। आप भी कभी हिम्मत दिखाया करें कि एक आध दफा ये कह दिया करें कि प्रेसिडेंट ने बिल्कुल गलत किया। और बात सुने, सुन लें जुबैर भाई, आपने केसेस को मिक्स कर रहे हैं। 35-40 साल हुकूमत की। सुन ले सर, मेरा एक फिक्रा सुन ले पहले बात, एक फिक्रा, नहीं पहले मेरी बात सुन ले। 35-40 साल आपने हुकूमत की है, हमें 2.5 बरस हुए आए हुए, और जरा कंपैरिजन कर ली अपने खताओं का और फिर हमें कह दीजिए। अच्छा, टाइम खत्म हो जाएगा जुबैर साहब जी। अभी क्या मुकाबला हो रहा है खताओं का? आपने तो हाथ खड़ा करके कहा था हम सारी खताएं नहीं करेंगे। आपने हिसाब किताब देने हैं। आप हजरत उमर की एग्जाम्पल देते हैं, आप मदीना की रियासत की एग्जाम्पल देते हैं, हम नहीं देते। अच्छा। तो अगर वो उसको बंद कर दें, आप ये कहें कि हाँ हम भी बदमाश हैं और हम